हो सकता है कि जितना मैं जोर से बोलता हूँ आवाज नहीं बोल पाऊँ। It's okay, sir. बेटा लास्ट क्लास में हम साइज कर रहे थे, साइज के बारे में बात कर रहे थे हम। तो जो साइज में था मैंने आपको डी एस पी ब्लॉक और डी के बताया था। नेक्स्ट जो साइज होता है वो हम देखते हैं साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। साइज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें एफ ब्लॉक में स्पेशली अगर हम देखें, अगर हम जैसे सपोज लेंथेनाइट्स देखें, तो लेंथेनाइट्स के अंदर वैसे साइज जो है वो इरेगुलर है, साइज इरेगुलर, जैसा हमने डी ब्लॉक में देखा था, रेगुलर इरेगुलर। बट अगर स्पेशली हम ट्राई पॉजिटिव आयन में देखें तो ट्राई पॉजिटिव लेंथेनाइड्स देखें तो हमें एक रेगुलर डिक्रीज दिखाई देता है साइज में, रेगुलर डिक्रीज। इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हाट इज द how can we define the lengthenide contraction? So we can say that a gradual regular decrease in size of tri-positive ions of lanthanide due to poor shielding of 4f orbitals is known as lanthanide contraction. lanthanide contraction. Suppose you know कि जब हम लेंथेनाइड कोई भी लेते थे तो एफ ब्लॉक लेते थे तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे n-2 f, n-1 d में इलेक्ट्रॉन एंड ns में इलेक्ट्रॉन, ns में 2 इलेक्ट्रॉन होते थे, d में 1 इलेक्ट्रॉन हो, या 0 से 1 हो सकता था, 0 to 1 भी सही है, 1 भी सही है। और f में लिखते थे 1/1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन। इट मीन सपोज हमारे पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में सपोज अगर हम बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर कि सपोज ये एन एस बाहर बाहर वाला शेल, जैसे आपका ये आ गया, जैसे बाहर बाहर वाला शेल आ गया कि ये जैसे लेंथेनाइड्स है तो 6s हुआ, जैसे सपोज 6s2, तो यहाँ पर क्या होगा 5d1 होगा या 4f में इलेक्ट्रॉन होगी 1 से 14। तो ये 4f शेल अंदर आएगा, ये फोर्थ शेल का है, और 4f के बाहर हमारा 5d आएगा और उसके बाहर आएगा हमारा 6s। तो 6s में होगा तो s जो शील्डिंग होती है, s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट अगर हम यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दें, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल दें, तो ये हिस्सा बच जाएगा। तो ये जो न्यूक्लियस होगा Z, अब Z जो न्यूक्लियस है, जो F इलेक्ट्रॉन है उसकी शील्डिंग पुअर होती है, मतलब वो रिपेल नहीं कर पाता है इलेक्ट्रॉनों को, अंदर वालों को इतना, तो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, ड्यू टू, इसको बोलते हैं पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। तो अपनी तरफ आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं, तो ये साइज जो होता है छोटा होने लग जाता है। ये साइज में जो दबाव फील होता है लेंथेनाइड्स के अंदर, दैट प्रेशर या दैट कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इससे आपने देखा था कि आगे चल के इसकी लेंथेनाइड्स के आगे जो 5d और 6d वाले थे उनके भी साइज बराबर हो गए थे ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये आप एस एफ ब्लॉक में ग्रेजुअल रेगुलर डिक्रीज देखते हो। That regular gradual decrease is known as, especially in the tri-positive ion of lanthanide ion, जब ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो Ln3, तो you know that tri-position चले सीलू से बता हमने, सीलू सीलियम टिश्यू को होते हैं, सीलियम का टिश्यू का प्लस। तो ये आप साइज में सीलियम से लिथियम तक साइज में एक रेगुलर डिक्रीज आएगा, इसका साइज बड़ा होगा और सर इनका आपकी साइज वॉइस ब्रेक छोटा हो रही है। तो जितना बेटा साइज छोटा होता जाता है तो इसमें
यस। हेलो। हाँ, ये देखो सीरियम जो है +3 से ल्यूटीशियम +3 तक जाएगा। सीलू लेंथाइड्स में सीरियम साइज बड़ा होगा एंड ल्यूटीशियम का साइज छोटा होगा। तो साइज में जो डिक्रीज होता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? साइज में डिक्रीज होगा तो इसी को क्या नाम दिया हमने? क्या बोलोगे बताओ? जो लेंथेनाइड के साइज में डिक्रीज होता है इसकी टेक्निकल टर्म क्या यूज करते हो? आ रही है बेटा? आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर ब्रेक होके आ रही है आवाज। हेलो। हेलो। ब्रेक हो क्या आ रहा है बेटा? यस सर, यस सर, आवाज हाँ ब्रेक। हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर, अब आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था अब आ रही है? तो ये मैं ये कह रहा था कि ये सीरियम से ल्यूटीशियम जो ट्राई पॉजिटिव आयन है इसके में रेगुलर डिक्रीज होता है। डिक्रीज को क्या नाम देते हैं? लेंथेनाइड्स में होता है, क्या बोलेंगे इसको? Lengthenoid contraction. Lengthenoid contraction. लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसका रीजन क्या दोगे? ड्यू टू क्या रीजन दोगे? जब भी एग्जाम में आएगा तो इसका आंसर Poor दोगे बेटा, shielding पुअर of शील्डिंग 4f ऑफ orbital. 4f ऑर्बिटल। 4f. 4f ऑर्बिटल बेटा। तो हाँ, तो सीरियम से ल्यूटीशियम में जब बेटा साइज छोटा होता है तो साइज छोटा होने पर अगर इनके हाइड्रोक्साइड्स वगैरह बनाएंगे ना तो उसके अंदर जितना साइज छोटा होता जाएगा तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी में चेंजेस आएंगे। एक तो साइज छोटा हो रहा है तो जितना छोटा आएगा उतना कोवलेंट कैरेक्टर आता है। कोवलेंट कैरेक्टर मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो अगर मैं इधर से इधर जाऊंगा सीरियम से लुटीशियम तक तो इनके हाइड्रोक्साइड का हाइड्रोक्साइड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। मतलब जो होगा सीरियम वाला मोस्ट आयनिक होगा हाइड्रोक्साइड, और ल्यूटीशियम वाला जो होगा वो आपका लीस्ट आयनिक कंसिडर होगा, मतलब मोर कोवलेंट कंसिडर होगा। तो दैट इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो इस टाइप से बेटा देखो, अपनी पिछली क्लास से देख रहे हैं, साइज डिस्कस कर रहे हैं। तो एलिमेंट्स के साइज देख सकते हो, sp में, d में अलग तरीके से, f में अलग तरीके से। क्लियर बेटा? चलो आगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले देखो मैं एक चीज यहां पर करवाता हूं आपको, सीखते हैं। ये जो पॉइंट्स है, आई वुड लाइक टू शेयर सम टॉपिक दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जेड इफेक्टिव बोलते हो बेटा। सपोज कोई भी आपके पास एटम है तो उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है सपोज, सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये सपोज आउटर मोस्ट सेल है। अगर हम कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं देन ओके। कई बार आप देखते हो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में फिल करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, वापस इनर ऑर्बिटल में, ये इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे डी में देखा, एफ में देखा, इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ते हैं। जब हम इनर शेल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं आउटर के बाद, तो ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस से, इनर वाले इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से दूर करते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। दैट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। तो एक बात बता सकते हो बेटा मुझसे, मुझे कि अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बाद अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अगर बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा या बड़ा होगा? बड़ा क्या होगा। बताएंगे बेटा? सब बड़ा होगा साइज। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ेगा
तो साइज बड़ा बड़ा होगा। बड़ा हो। इसलिए हमेशा आपने याद रखना है कि शील्डिंग इफेक्ट, जब भी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो साइज बड़ा होगा। तो देखो हुआ क्या शील्डिंग इफेक्ट, इसका मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन फील एक्सपीरियंस करो, आउटर इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन टुवर्ड न्यूक्लियस in presence of inner electrons which provide electronic repulsion. Outer electron experience less attraction toward nucleus in presence of inner electron which provide electronic repulsion. It is known as shielding effect. It is known as shielding effect, और इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करोगे तो जैसे मैं देखो एग्जांपल देता हूं। देखो एस और पी में तो कभी होता नहीं है, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे लिखते हो आप, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि सीधे NS2 में इलेक्ट्रॉन भरते हो 1 से 2, तो कंटिन्यूस भरते जाते हो, एस में ही भरोगे, NS आउटर शेल में भरोगे, अंदर पहले वाले इलेक्ट्रॉन लाओगे ही नहीं आप। पी ब्लॉक में देखो आप, पी ब्लॉक में करते हो तो आप उसमें कंटिन्यूस करते हो, NS2 और NP में कंटिन्यूस 1 से 6 भरते चले जाते हो। तो ये क्या होते हैं, ये तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग पूरी तरह से घिरे रहते हैं। लेकिन आप डी ब्लॉक में देखते हो, आप जब डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक में पहले आप NS2 में इलेक्ट्रॉन भर के फिर N-1 अंदर वाले डी में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हो 1 से लेके 10 तक। और एफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। एफ ब्लॉक में भी N-2 पहले आप NS में 2 भरते हो, N-1 डी में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, फिर N-2 में 1 से 14 भरते हो। जितने जितने अंदर इलेक्ट्रॉन लाते जाओगे तो उतना शील्डिंग इफेक्ट जो होता है पुअर होता जाएगा, जो स्फेरिकल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। तो इधर से इधर चलेंगे जब हम, तो शील्डिंग इफेक्ट बिकम्स पुअर। तो इसलिए आप क्या बोलोगे कि डी में तो फिर भी थोड़ा बहुत कंसीडर करोगे, लेकिन एफ ब्लॉक में आप बोलते हो कि पुअर शील्डिंग होती है। तो शील्डिंग, आप देखो अब पॉइंट देते हैं हम, नोट नंबर 1, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एग्जाम में आ जाए, ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, तो एस में सबसे ज्यादा, पी में, फिर डी में, और फिर पी में, मतलब पी में पुअर शील्डिंग। पुअर शील्डिंग। दूसरी बात, अब क्या होगा कि अगर हम जो न्यूक्लियस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितने प्रोटॉन है उतना नहीं होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, वो इक्वल नहीं होगा, उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, ये शील्डिंग इफेक्ट माइनस करना पड़ेगा। शील्डिंग इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। हालांकि ये आपके ज्यादा फार्मूला याद कर लो, ज्यादा आपके कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है, बट एक जनरल फिर भी फार्मूला बता देता हूं मैं आपको, कि अगर आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कभी निकालना हो, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस ये शील्डिंग इफेक्ट जो होता है, इसका इफेक्ट आता है सिग्मा से, ये फार्मूला यूज, शील्डिंग इफेक्ट का कांस्टेंट आता है। एज एग्जांपल, सपोज सिग्मा फॉर हीलियम इज 3, calculate the effective
न्यूक्लियर चार्ज ऑफ हीलियम। तो कैसे निकालेंगे बेटा Z इफेक्टिव? Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। Z की वैल्यू देखो हीलियम के लिए 2 होती है, प्रोटॉन का नंबर 2, सिग्मा की वैल्यू जो है ये 0.3 होता है, 0.3, तो आंसर आ जाएगा आपका 1.7। तो क्लियर है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, दूसरा एक नोट और दे सकते हो आप, दोनों में फर्क क्या है? अगर Z इफेक्टिव बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज डिक्रीज होंगे, एंड अगर शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा तो साइज इंक्रीज होंगी। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज तो साइज इंक्रीज होगा। और यही था कि डी ब्लॉक में ये भी बढ़ता है तो साइज छोटे होते हैं, ये भी बढ़ता है तो साइज बढ़ते हैं, तो दोनों इफेक्ट एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं, तो इसलिए बीच वाले मिडिल के साइज जो होते हैं एटम्स के वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होते हैं। क्लियर बेटा? कोई डाउट शील्डिंग इफेक्ट और इसमें? रिस्पॉन्स करते जाओ बेटा। नो सर। अच्छा, एक चीज और आती है कि कई बार ये पूछ लेते हैं, एक शील्डिंग इफेक्ट होता है, एक और पूछते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। ये भी ध्यान रख लेना नॉलेज क्लाउड में। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं है, इसलिए थियोरेटिकल पार्ट है। पेनिट्रेट क्या होता है? भेदना, पेनिट्रेट दबना, जैसे पिन करते हैं अपने, मान लो कोई सुई हम अपने हाथ के ऊपर चुभाते हैं तो सुई चुभती है तो उसको कहते हैं पेनिट्रेट। तो इसमें हमें क्या करना, ऑर्बिटल का पेनिट्रेट, मतलब न्यूक्लियस के पास कौन सा ऑर्बिटल होगा उसका पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा होगा, और न्यूक्लियस से जो दूर होगा उसका पेनिट्रेशन कम होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में बताओ, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज कौन सा ऑर्बिटल होता है बेटा? एस ऑर्बिटल। नहीं, एस 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 पी डी, SPDF। ना, तो न्यूक्लियस, हाँ तो वही, तो जो शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर आता है वही पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का ऑर्डर भी आता है। तो आपसे पूछा जाएगा ना विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, तो एस सबसे ज्यादा, पी डी एफ, मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ आता है। अब जब ये पॉइंट आ जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हम इससे आईपी वैल्यू चेक करते हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जीज। आयोनाइजेशन एनर्जीज और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आईपी वैल्यू। आयोनाइजेशन एनर्जीज एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले डिफाइन करें तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, आयन, आयन बनाना है किसी का, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी दो। किसी स्पीसीज को अगर एनर्जी देने से आयन बनता है तो इस प्रोसेस को आयनाइजेशन बोलते हैं, और उसमें जो एनर्जी लगती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो इसको बोलेंगे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove loosely bonded electron from neutral gaseous isolated, इस वर्ड पे ध्यान देना है, you can focus on this word, neutral gaseous isolated atom is known as first IP value. जैसे सपोज आपके पास एग्जांपल है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम में आपने कुछ एनर्जी दी और एक इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया, कैटायन बन गया, Mg पॉजिटिव आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। तो ये आयन बनाने में ये जो एनर्जी लगा, और मैग्नीशियम क्या लेना है, स्पेशली बात करनी है, Mg लिखने से काम नहीं चलेगा। देखो न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड मतलब अकेला एटम लें कैलकुलेशन,
पर मोल के हिसाब से की जाती है। हम इक्वेशन में ये पर मोल लेके चलते हैं। तो मैग्नीशियम गैसियस होना चाहिए, उसमें जो एनर्जी देंगे तब जो एनर्जी होगी वो आपकी आईपी वैल्यू होगी, लेकिन आईपी होगी, जो एनर्जी लगेगी वो आपकी आईपी फर्स्ट होगी। इसका मतलब अगर मैं ये लिखता हूं तो ये इक्वेशन गलत है बेटा। मैग्नीशियम मेटल होती है, अगर मैंने ये लिख दिया Mgi और Mg प्लस इलेक्ट्रॉन, Mg प्लस इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये लिख दिया सपोज मैंने एक्वस या गैसियस Mg प्लस, तो अगर ऐसा लिखते हो बेटा तो ये वाली एनर्जी जो है नॉट आईपी, आईपी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ Mg लिखा हुआ है और Mg जो होता है मेटल होता है, सॉलिड होता है। इसका मतलब ये चीज क्या है फिर, ये वाली एनर्जी क्या है, ये एनर्जी आपकी सब्लिमेशन एनर्जी या एटोमाइजेशन एनर्जी, एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस आईपी वैल्यू है। बिकॉज कैसे, देखो लेट्स सी, थोड़ा रियलाइज करोगे तो खुद समझ आ जाएगी चीज। बिकॉज यहां पर आइसोलेटेड गैसियस मैग्नीशियम होना चाहिए, यहां मैग्नीशियम है तो इसका मतलब ये तो सॉलिड हुआ, मैग्नीशियम ये सॉलिड है, मैग्नीशियम मेटल होती है जो सॉलिड फॉर्म में मिलती है। तो इससे तो हम यहां अगर पहुंचे हैं, अगर इससे हम यहां पहुंचे हैं तो इसका मतलब पहले मैग्नीशियम सॉलिड रहा होगा, सॉलिड से पहले मैग्नीशियम को गैस में कन्वर्ट किया गया होगा, गैस से फिर आयन में कन्वर्ट किया गया होगा गैसियस में। तो यहां से यहां तक वाली एनर्जी है ये तो किसी सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वो एटोमाइजेशन एनर्जी हो जाती है, एई हो गया ये एटोमाइजेशन एनर्जी ऊपर वाली एई। और ये वाली वैल्यू गैसियस से गैसियस आयन में कन्वर्ट करते हैं तो ये आईपी है। तो यहां पर जो आपकी ई आई, इसका मतलब ये या ई डैश कर दो, तो ये ई डैश सिर्फ आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, दैट इज इक्वल टू द एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस आईपी वैल्यू। सिमिलरली देखो इधर अगर मैं ऐसे लिख देता हूं Mg प्लस ई और इजिकल टू मैंने लिख दिया Mg प्लस आयन एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये भी आईपी नहीं है, ये फिर तीन टाइप की एनर्जी का जो है उस सब में, इसमें एटोमाइजेशन एनर्जी प्लस आईपी वैल्यू और प्लस हाइड्रेशन एनर्जी और आ जाएगी, क्योंकि एक्वस आ गया ना तो हाइड्रेशन एनर्जी और आ जाएगी। तो ध्यान देना है, इसलिए मैंने ये बात लिखी है कि गैसियस एटम को एनर्जी देते हैं तो वो जो एनर्जी लगती है आयन बनाने में, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड पॉइंट, जब भी आप किसी सेम एटम से आयन बनाते हो फिर इससे दूसरा आयन बनाते हो तो पहले वाली एनर्जी से हमेशा दूसरी वाली एनर्जी ज्यादा लगेगी। इसलिए आप यहां लिख सकते हो नॉट, कोई नो नीड टू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक नहीं करना सेम एटम के लिए, नॉट फॉर सेम एटम और सेम एटम सक्सेसिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस। ऐसे नहीं कि आपको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो और वैसा करो, वो अलग अलग एटम होते हैं तब रिक्वायरमेंट होती है। अगर सेम एटम होता है तो सक्सेसिव एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, नो नीड टू सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, no need to see electronic configuration like that। देखो सपोज मैंने आपको बोला मैग्नीशियम, अब देखने का तरीका है ना, सपोज मैंने आपको बोला मैग्नीशियम, इससे बना दिया मैग्नीशियम, कुछ एनर्जी दी, फिर मैंने दे दिया आपको E1 एनर्जी दी सपोज, फिर मैंने कह दिया यहां से बना लिया मैग्नीशियम प्लस आयन, ये गैसियस लिया सपोज, फिर मैंने मैग्नीशियम प्लस आयन को फिर एनर्जी दी E2 और मैंने बेटा बना दिया Mg2 पॉजिटिव आयन गैसियस। अब अगर मैं यहां इन दोनों एनर्जी का कंपैरिजन करूं तो ये E1 एनर्जी है, ये E2 एनर्जी है, तो E1 से ऑलवेज ग्रेटर देन होगा E2 एनर्जी। अब इनको नाम क्या क्या दे सकते हैं, जैसे E1 एनर्जी को क्या बोल सकता हूं मैं, देखो हेयर E1 एनर्जी इज द फर्स्ट आईपी वैल्यू, फर्स्ट आईपी वैल्यू ऑफ Mg गैसियस, E1 को बोल सकता हूं। E2 क्या होगा बेटा, E2 को दो नाम, एंथैल्पी, हाँ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बट बात पूरी करो बेटा, किसकी ये सोचो, किसकी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम गैसियस,
हाँ देखो, अगर मैं E2 लिखूं तो दो नाम दे सकता हूं, एक तो ये फर्स्ट है तो ये सेकंड हो गया, सेकंड किसके लिए, इसके लिए, वर्डिंग पे ध्यान देना। तो मैं इसको एक तो ये बोल सकता हूं सेकंड आईपी वैल्यू ऑफ mg गैस। एक और नाम दे सकते हो बेटा इसको, एक और नाम क्या दे सकते हो? हाँ, फर्स्ट आईपी ऑफ mg पॉजिटिव आयन और फर्स्ट आईपी वैल्यू ऑफ mg पॉजिटिव आयन, क्योंकि पॉजिटिव आयन के लिए तो फर्स्ट है ना। तो ध्यान देना किसके लिए यूज कर रहे हो फर्स्ट या सेकंड, वो ध्यान देना आपने। सपोज मैंने बेटा ये बताया एल्यूमिनियम, अच्छा टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक, तो सम कर देंगे हम। सपोज ये हमेशा ध्यान रखना, अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, सपोज ये 100 किलो जूल है, ये जो होगी उससे ज्यादा ही आएगी, तो आप वैल्यू देखोगे तो ये 150 किलो जूल आ जाएगा पर मोल। तो एक पहचान भी होगी आपकी, एक हिंट हो गया कि जब भी कभी आप ऐसी वैल्यू देखो कि फर्स्ट आईपी से सेकंड आईपी अप्रोक्सीमेट डबल सा हो रहा हो, तो जैसे यहां पर 100 है ना, तो इसको आप जो है 200 कर दो। फर्स्ट आईपी का सेकंड आईपी जब भी डबल दिख रहा हो इट मींस वो, और फिर थर्ड वाला बहुत ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो है आपका सेकंड पीरियड एलिमेंट है। अगर फर्स्ट आईपी बहुत कम है और सेकंड बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आपका, मैं कुछ हिंट लिख रहा हूं यहां पर, आपको हेल्प मिलेगी उससे आईपी वैल्यू में। नंबर 1, इफ IP first is low and there is a large gap between IP first and IP second, then element belong to first group, alkali metal होगा। दूसरी पहचान, if second IP is almost double of फर्स्ट आईपी, ये है तो सेकंड ग्रुप एलिमेंट। और उसके बाद आईपी फर्स्ट सेकंड है एंड लार्ज डिफरेंस बिटवीन सेकंड आईपी एंड थर्ड आईपी। डेटा लिखे होंगे, आपको पहचानना होगा। सेकंड आईपी और थर्ड आईपी में तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन सेकंड आईपी जो है फर्स्ट आईपी का ऑलमोस्ट डबल आ रहा है, तो इसका मतलब ये बेटा आपका सेकंड एलिमेंट का होगा। ऐसे ही थर्ड आईपी के बाद अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है तो थर्ड ग्रुप होगा। और फर्स्ट आईपी ही बहुत हाई आ रहा है, अगर फर्स्ट आईपी ही आपका बहुत हाई आ रहा है तो पी ब्लॉक एलिमेंट या नोबल गैसेज हो सकती है। इफ आईपी फर्स्ट इज वेरी हाई, अगर हाई है तो पी ब्लॉक एलिमेंट। और इफ आईपी फर्स्ट इज वेरी हाई है, दो वैल्यू दे रखी है, एक जो सबसे ज्यादा हाई दे रखा है, तो इसका मतलब वो नोबल गैसेज है। तो ये कुछ आपके हेल्प हो सकती हैं कि डेटा देख करके आप डिसाइड कर सकते हैं। ओवरऑल बेटा हम आईपी वैल्यू अगर देखें तो आईपी वैल्यू इन जनरल ट्रेंड देखें हम, तो अब ये टेबल आप ध्यान कर लेना, फिर मैं क्वेश्चन का फ्रेमिंग भी बताऊंगा आपको। इन जनरल या तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे या टॉप टू बॉटम जाओगे। इन जनरल तो ऐसा होगा कि आईपी वैल्यू इधर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीजेज होंगे, और टॉप टू बॉटम आएगा तो आईपी वैल्यू जो होंगे आपके डिक्रीजेज होंगे। बट विद एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन मैं आपको अलग से याद करवा देता हूं अभी। एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअली, एक्सेप्शन इज नथिंग,
रीजन होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इन जनरल रेगुलर ट्रेंड होगा, आईपी वैल्यू इधर इंक्रीज होगा क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। बट जो बेरिलियम होगा, जो बेरिलियम है बीई, वो बोरोन से ज्यादा होगा, उसका प्लेस ज्यादा आएगा, आईपी वैल्यू ज्यादा आएगा। और ऐसा जो होगा वो इसलिए होगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट शेल देखोगे तो लास्ट ऑर्बिटल जो है वो 1s2h2 आएगा, 1s2 2h2। तो 2s2 है, तो ये ऐसा क्यों है, ऐसा एक्सेप्शन आप लिखोगे ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल फुल फील्ड एस ऑर्बिटल। लेकिन ये जो मैं अभी बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक कब करना है, वी नीड व्हेन देयर आर डिफरेंट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। इफ एलिमेंट्स आर सेम देन नो नीड टू, ऊपर मैंने लिखा था नो नीड टू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सक्सेसिव आईपी वैल्यू ऑलवेज इंक्रीजेस। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तभी चेक करना जब अलग अलग एटम कर रहे हो, जैसे बेरिलियम और बोरोन को कंपैरिजन कर रहे हो। सिमिलरली जो आपको मिलेगा वो यहां मिलेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आईपी वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा मिलेगा। इसका रीजन अगर मैं नाइट्रोजन का देखूंगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, नाइट्रोजन का आएगा 1s2 2s2 हो ही जाएगा, और 2s2 के बाद 2p3 आएगा। तो 2p3 है तो ये देखो, फिर ये हाफ फील्ड, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते, तो इसका रीजन दोगे ड्यू टू, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम कंपैरिजन करेंगे, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल। तो अब बताओ बेटा, अब आपको क्या करना है, ओवरऑल ऑर्डर याद करना है आईपी वैल्यू का। तो बताओ क्या होगा, ऑर्डर क्या आएगा, सबसे कम किसका होगा? मेरे मेरे आप बोलते जाओगे तो मेरे गले को भी थोड़ा आराम मिलता जाएगा। बोलो क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर सबसे कम? लिथियम, हाँ बोरॉन, हाँ, बेरिलियम, फिर बेरिलियम, कार्बन, देन हाँ, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन नियॉन। एंड नियॉन। हीलियम। यस सर। क्लियर? ऐसे ही जनरली क्या है कि अब अगर हम इस पीरियड के बाद जो थर्ड पीरियड में पूछा जाता है कुछ ज्यादा, थर्ड पीरियड में आते हैं तो वहां देखो अब ये लिथियम है, अगर मैं यहाँ सोडियम रख देता हूँ, देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो इसमें भी बेटा करोगे तो वही वाला एक्सेप्शन वापस आ जाएगा। तो मैग्नीशियम जो आएगा वो एल्यूमिनियम से 1 प्लेस ज्यादा होगा, और फास्फोरस जो होगा वो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी यही चीज देखोगे आप, तो सेम रीजन वही, यहाँ हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा। जनरली क्या है, ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऊपर से नीचे जाओगे तो आईपी वैल्यू जो होंगे कम होंगे। ये ऐसे बढ़ रहे थे, जो इधर आएंगे वो आईपी वैल्यू कम होगी, आईपी डिक्रीजेस हो जाएगा। बट ऊपर से नीचे भी एक एक्सेप्शन है, मतलब एक हिंट है, बोरोन फैमिली में, इन बोरोन फैमिली या ग्रुप, आईपी वैल्यू इरेगुलर आईपी वैल्यू इरेगुलर है। तो इसको आप इससे याद रखोगे, देखो ये एक मैं ट्रिक लिख रहा हूं, बीटेक, गेल, इंडिया, बीटेक, गेल, इंडिया। देखो बीटेक जो एक डिग्री होती है इंजीनियरिंग वालों की, गेल एक कंपनी है इंडिया के अंदर, गेल इंडिया में कंपनी है। तो यहां से ट्रिक याद रखना, देखो सबसे पहले बी मतलब बोरोन, बोरोन का आईपी वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद देखो टी मतलब थेलियम, उसके बाद जी गैलियम, उसके बाद एल एल्यूमिनियम, बहुत ज्यादा इरेगुलर है इसलिए ट्रिक से याद रखोगे। फिर इंडियम, काफी इंपॉर्टेंट है, इरेगुलर इसलिए। बोरोन, बोरोन के बाद थेलियम, गैलियम, एलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम। अदरवाइज देखोगे तो क्या ऑर्डर आता, देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम।
Tl, TH क्यों लिखा, Tl थेलियम, ये होना चाहिए था ना, तो बड़ा इरेगुलर है, सबसे ज्यादा बोरोन है, बोरोन के बाद सीधा थेलियम, उसका रीजन वही एफ ब्लॉक, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एटसेट्रा, फिर आपका गैलियम है, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। तो इस टाइप से आप आईपी वैल्यू जो है याद करेंगे। ये जो मैंने ऊपर ट्रेंड दिखाया बेटा, ये याद करना है। अब आता है कि इसमें आपकी प्रॉब्लम कैसे कैसे आ सकती है। देखो प्रॉब्लम का पहला लेवल वैसे देगा, सर 1 मिनट अपना पेज ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, लिखना है। ये देखो थैंक यू सर। सॉरी, अब बेटा हमें ये देखना है कि आईपी वैल्यू आपने जैसे ये है, ये पहले लर्न कर लेना है। लर्न करने के बाद फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब देखो प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, वो कैसे शॉर्ट आउट करोगे। प्रॉब्लम बेटा ऐसे लिखी होगी, सपोज प्रॉब्लम ऐसा है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज in increasing order of their IP values। और यहां ऑप्शन दे दिया जैसे, इसमें मैं ऊपर एक नोट और दे देता हूं कि मैक्सिमम और आईपी किसका होता है। मैक्सिमम आईपी होगा हीलियम का, इस नोबल गैसेस का। मिनिमम आयोडीन का हो जाता है। मैक्सिमम आईपी वैल्यू हीलियम का। तो अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईपी वैल्यू। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया 1s2 2s2 नंबर 2 आपने 1s2 लोएस्ट किसका बताया? आयोडीन 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p3 और दे दिया 1s2 2s2 2p4। सपोज बेटा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे आएंगे और उससे आपको दिखाना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर आईपी वैल्यू। तो देखो मैं हमेशा आपको बोलूंगा, मैं आपको ये बोल लिखूंगा कि कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन मत सोल्व करना, बिकॉज जनरली हमारा हैबिट होता है, स्कूलिंग में हम जनरली सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, बट आई एम गोइंग टू डिनाई to solve the problem with the help of electronic configuration। First of all you recognize the element। आप ये ऊपर वाले पीरियड याद कर लो, आपको आईपी वैल्यू जितने आ सकते हैं क्वेश्चन में, जितनों की पॉसिबिलिटी है, मैंने ये ऑर्डर लिखवा दिया आपको। इट मस्ट लर्न और यू आर सपोज टू लर्न स्पेसिफिकली जितना मैंने ऊपर एग्जांपल दिया है, एंड देन यू अप्लाई योर नॉलेज टू सी द आईपी वैल्यू ऑफ गिवन स्पीसीज। जैसे IS2 2s2 आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत देखो, आप देखो ये स्पीसीज कौन सी है, देखो क्या कौन सी है वो नाम लिखो, आप सॉल्यूशन ऐसे दो। जब भी आपको सॉल्यूशन करना हो, सॉल्यूशन गिवन बाय सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, नॉट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो दिक्कत नहीं होगी, फिर आप क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखो 1s2 2s2 है तो क्या हो सकता है बेटा, ये बेरिलियम। इलेक्ट्रॉनिक 1s2 2s2 है तो ये बेरिलियम हो गया। ये देखो 2 2 4 और 5 5 है तो किसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये बोरोन का। तो पीरियोडिक टेबल याद किया है तो उसका यूज करना है ना आपको, वहीं उसी से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती है। ये देखो 2 2 4 और 3 कितना हो गया 7, ये किसका हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन। अब ये किसका हो जाएगा 2 2 4 और 4 8 2 2 4 8 तो 8 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अब हमारे पास एलिमेंट आ गया बेटा, कौन कौन सा एलिमेंट है, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब इसका इनका आईपी वैल्यू का ऑर्डर तो देखना आता है ना हमें। इसमें क्या होता है कि जो बेरिलियम होता है वो बोरोन से आगे होता है, और जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन से आगे होता है। तो इसका मतलब ऑर्डर क्या आया हमारे पास,
बेरिलियम सबसे, बोरोन सबसे कम, B BeON। अब आप आंसर निकालो अपना। बी किस में देखो, सेकंड वाले में, सेकंड। बेरिलियम देखो किस में, फर्स्ट वाले में, सेकंड फर्स्ट, फिर ऑक्सीजन है फोर्थ वाला, सर 2143। है ना। कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी ऐसे। अगर ऐसे करोगे तो पहले आप रिकॉग्नाइज कर लो, रिकॉग्नाइज करने के बाद एलिमेंट रिकॉग्नाइज, और ऊपर आपको उसका ऑर्डर ध्यान है, फिर यहां से आप ऑर्डर दे दो। क्लियर बेटा। तो फर्स्ट लेवल का प्रॉब्लम आपका ऐसा आएगा। सेकंड लेवल का प्रॉब्लम क्या आएगा कि वो आपको फर्स्ट आईपी ना देख करके सेकंड आईपी बोलेगा। वो सेकंड आईपी, या सेकंड आईपी से बारे में बात करते हैं ऐसे। वो बोलेगा अरेंज द अबो स्पीसीज, जो मैंने ऊपर दी हैं, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर of their second IP value। ऊपर वाला ही करना है, लेकिन सेकंड आईपी करना है। देखो अब मैं आपको क्या हिंट दे रहा हूं, जब भी आप सेकंड आईपी देखो तो एक एलिमेंट पीछे सोच लेना सेकंड आईपी के लिए। जैसे फर्स्ट आईपी के लिए आप डायरेक्ट देख रहे हो, फर्स्ट आईपी देखना है तो किस किस का देखना था, देखो आपको वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहले सिंबल बना लो। सिंबल हमारे पास क्या क्या आए थे, बेरिलियम, बोरोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ध्यान से देखना बेटा, ये थोड़ा टफ है आप वाला काम। अब आपको आईपी सेकंड देखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मत देखना आपको आईपी सेकंड देखना है। तो आप एज्यूम कर लेना एक पीछे एलिमेंट। तो बेरिलियम से एक पीछे कौन होगा एलिमेंट, इसको क्या एज्यूम कर सकते हो एक पीछे वाला। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर लिथियम हो जाए, तो इसको कंसिडर कर, लिथियम कर लेना। बोरोन को क्या कंसिडर कर लेना, एक पीछे। सेकंड आईपी देख रहे हो, एक पीछे सोचते जाओ, तो बोरोन से एक पीछे बेरिलियम। बिल्कुल आपका माइंड गेम होगा ये, आपके माइंड मथापत्ती करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन से एक पीछे सोचोगे क्या होगा, कार्बन। ऑक्सीजन से एक पीछे क्या होगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। जैसा कि थर्ड होता तो दो पीछे, थर्ड होता तो दो पीछे सोच लेते। अब इनके अंदर तो आईपी देखना आता है ना आपको, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन का तो यही ऑर्डर होता है जो दिख रहा है आपको। इसमें तो कोई एक्सेप्शन नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, यही ऑर्डर आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन होता तो उसको क्रॉस करता, बोरोन तो है ही नहीं, कार्बन और नाइट्रोजन। अब इसका क्या है ऑर्डर, हमें पता लग गया कि इनका ऑर्डर यही है। अब मुझे पता है कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम होता है, बेरिलियम से ज्यादा कार्बन होता है, कार्बन से ज्यादा कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन होता है। यस। अब वापस आ जाओ कि आपने लिथियम किसको माना था, बेरिलियम को। लिथियम किसको माना था आपने, बेरिलियम को। और बेरिलियम कौन से नंबर पे था, फर्स्ट वाले। सेकंड आईपी इसका आएगा। अब आ जाओ, बेरिलियम किसको माना था, बोरोन को। बोरोन आपका सेकंड था। कार्बन किसको माना था, नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन किस नंबर पर था, आपके थर्ड नंबर पर था, ये थर्ड पर, और ये फोर्थ। तो ये ऑर्डर आ गया। सेकंड आईपी का ऑर्डर जो आपको नॉर्मल दिख रहा है वही आ जाएगा। बट एज्यूम क्या करना है कि आपने वन आईपी बैक लेकर के आपने बताना है। सपोज देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब आप करना इस एग्जांपल को। which have following maximum IP। मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर और मैक्सिमम आईपी कौन से वाला, सेकंड नंबर वाला। मैंने आपको दे दिया लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन। सपोज तीन ही दे दिए मैंने, लिथियम, बेरिलियम, ऑक्सीजन। इनमें से मुझे सेकंड आईपी बताना है, किसका सबसे ज्यादा सेकंड आईपी होगा। तो कैसे सॉल्यूशन करोगे बेटा, बताओ। सर लिथियम का होगा हीलियम, लिथियम का बन जाएगा एक पीछे हीलियम, और बेरिलियम का लिथियम, और बेरिलियम का लिथियम, और नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन का नाइट्रोजन। अब इन तीनों में देखो सबसे मैक्सिमम आईपी किसका हुआ, हीलियम, हीलियम। यस, हीलियम।
है ना? हीलियम। इसका मैक्सिमम हुआ, इसका अच्छा हाँ नहीं, हाँ नाइट्रोजन। मैक्सिमम आईपी। नाइट्रोजन। हाइड्रोजन नहीं बेटा, ऊपर नाइट्रोजन लिखा है का। हीलियम नोबल गैस है। सर हीलियम हीलियम नोबल गैस है, सबसे ओह यस सर, छोटी, सॉरी सर, हीलियम इज अ इसलिए नोबल इसलिए गैस, तो आईपी वैल्यू सबसे 6 ज्यादा है ना? तो मैक्सिमम आईपी हीलियम का, तो आंसर क्या देगा अब? ऊपर वाला सेकंड आईपी किसका आ गया? लिथियम। लिथियम। आंसर टिक करोगे, लिथियम। तो देयर इज समथिंग अबाउट द, मतलब रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी। तो आपको थोड़ा सा एक पीछे, अगर थर्ड आईपी कहता है, थर्ड आईपी पे कभी जाते नहीं एग्जामिनर, सेकंड आईपी तक जाते हैं, तो जब भी सेकंड आईपी पे जाएं तो आपने एक जो है पीछे सोच के और आंसर निकाल लेना है। क्लियर? चलूं आगे बेटा? क्लियर है? वैसे पॉइंट कर लोगे ऐसे यस क्वेश्चन? सर, यस सर। दूसरे टाइप की आपके यहाँ प्रॉब्लम आएगी बेटा इस टाइप से। जहां पर शेल चेंज होता है वहां बिगेस्ट जंप ऑफ आईपी होता है। बिगेस्ट जंप ऑफ आईपी occurs on changing shell। शेल होना चाहिए, ऑर्बिटल नहीं, शेल। बिगेस्ट जंप ऑफ आईपी अकर ऑन चेंजिंग शेल। जैसे एग्जांपल, in which biggest jump of between, या biggest jump of energy between second and third IP। ये प्रॉब्लम दे दिया मैंने आपको, सेकंड एंड थर्ड आईपी। और इसमें ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको जो 1s2 और 2s2 और 2p2, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज 1s2 2s2 और 2p3। थर्ड ऑप्शन दे दिया मैंने आपको 1s2 2s2 और 2p6 3s2, और फोर्थ दे दिया मैंने आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अब देखो बेटा, क्वेश्चन क्या करना चाहते हो आप? इन विच बिगेस्ट जंप ऑफ एनर्जी बिटवीन सेकंड एंड थर्ड आईपी। अब इसमें से देखो, सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा? सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट वाले में, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम पी सबशेल 2p, और थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम, थर्ड कहां से निकलेगा? सेकंड यहां से, 2s से, 2s2 से। अच्छा Yes, यहां sir. सोचो, यहां सोचो बेटा, देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? सेकंड इलेक्ट्रॉन 2p रिमूव फ्रॉम, गुड, 2p, एंड थर्ड भी इसी से निकलेगा, जी यस सर। दोनों ही 2p से निकले। इधर आ जाओ अब इस वाले में, इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3s सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 3s। इसको ऐसा कर देते हैं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये 2p1, और इसको कर देते हैं हम ऐसा करें 2s2। क्वेश्चन जो बनाना चाहता हूँ इसको ऐसा करें। फोर्थ में आ जाओ, देखो सेकंड इलेक्ट्रॉन, जो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा आपका, इसको ऐसा कर दो, सेकंड और थर्ड निकालना ना आपको, सेकंड और थर्ड निकालना है आपको। तो सेकंड और थर्ड निकालना है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही 2s से निकलेंगे। सेकंड एंड थर्ड रिमूव फ्रॉम 2s। तो जिसमें देखो, अब यहां से 2p से 2s में जा रहे हो, तो यहाँ शेल तो चेंज नहीं हो रहा। एक शेल चेंज वाला भी ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको,
ये भी देते हैं। तो इसमें देखो सेकेंड इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा बेटा? सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2s 2s, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 1s 1s। अब आ जाओ, देखो इसमें सेकेंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों सेम शेल से निकले हैं, 2p और 2s। ऑर्बिटल जरूर डिफरेंट है बट शेल जो है वो सेम है। इसमें देखो, इसमें तो इवन 2 इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन सेम, शेल छोड़ो, सेम कहां से निकले हैं? ऑर्बिटल से। इधर आ जाओ, इसमें देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 3s और 3 इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन 2p 2p। शेल चेंज हो गया देखो बेटा, एक थर्ड नंबर है, एक 2 नंबर है, तो यहां शेल चेंज होगी। ठीक है, तो अगर ये फोर्थ ऑप्शन नहीं होता तो ये आंसर हो जाता आपका। शेल चेंज जिसमें हो रहा है वो आंसर हो जाएगा। जिसमें पूरा शेल ही चेंज हो जाता है उसके अंदर हम कहते हैं कि भाई थर्ड शेल से सेकंड शेल में आ गए तो एनर्जी चेंज ज्यादा आ गया। अब देखो 1s2 2s2 2p1 दोनों इलेक्ट्रॉन 1s से, तो ये सेम शेल आ गया। अगर पहले 4 ऑप्शन होते तो कौन सा आंसर आता बेटा? third जिसमें बिगेस्ट जंप कब आता है? जब शेल चेंज होता है, ऑर्बिटल नहीं शेल। तो शेल जो है आपका यहाँ चेंज हो रहा है, देखो शेल चेंज हो रहा है तो ये आ गया। लेकिन मैंने एक और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था क्वेश्चन, मैंने फिफ्थ भी डाला था। फिफ्थ में भी देखो शेल चेंज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 2s एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव फ्रॉम 1s। यहाँ भी क्या हो रहा बट है? वो 1 और 2 के बीच हो रहा है। हाँ, शेल चेंज। तो जब दोनों में शेल चेंज हो रहा है तो जो स्मॉल एन स्मॉल होगा तो वहां पर बिगेस्ट जंप आएगा। एन स्मॉल होगा तो वहां पर बिगेस्ट जंप आएगा। तो जब दोनों हो, अगर एक ही होता तो आंसर ये आता। अब हम आंसर ये देंगे, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, वहां पर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी हमें, तो आईपी वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस होता है। पहला तो मैंने ऑप्शन दे दिया आपको, बिगेस्ट जंप हो तो कहां देखना है आपने? जहां पर शेल चेंज हो रहा हो। लेकिन मान लो दो जगह शेल चेंज हो रहा हो, तो जहां पर एन छोटा हो, एन स्मॉल हो, वो बिगेस्ट जंप हो जाएगा। एन स्मॉल बिगेस्ट चेंज, एन स्मॉल बिगेस्ट जंप। तो आईपी वैल्यू के ये क्वेश्चन बेटा आपके बन सकते हैं, बिगेस्ट जंप। तो एक तो डायरेक्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, उससे आप एलिमेंट डिसाइड कर लिया करो, फिर एलिमेंट डिसाइड करके देख लिया करो आईपी वैल्यू क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आता है। यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इंक्रीज दे देता है, सेकंड आईपी पूछता है तो आप एक पीछे सोच लो, एक रिमूव करो। और तीसरा आपको ये पूछता है कि बताओ भाई किसमें है, बोलो बेटा क्या कह रहे हैं? 6.6 into 10 minus 34 हैं? 9 इलेक्ट्रॉन, तो अगर आपके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन का जंप हो तो दो में शेल चेंज आ रहा हो, तो दो में शेल चेंज आ रहा हो तो शेल चेंज होने पर दो का, तो जहां पर एन स्मॉल होगा, एन स्मॉल होगा वो आंसर दे देना आप। सर कौन सा एन कंसीडर नेक्स्ट जो करेंगे? एन आउटर मोस्ट शेल, जो एन का मतलब क्या होता है? नहीं प्रिंसिपल सर, क्वांटम मतलब यहाँ पे नंबर। जैसे 3 और 2 है, यहाँ पे 2 और 1, तो लोअर वाला एन कंसीडर करेंगे। लोअर वाला एन स्मॉल का मतलब स्मॉल लोअर हो गया ना, अच्छा ठीक है। एन स्मॉल का मतलब लोअर हो गया। नेक्स्ट आता है फिर आपका बेटा, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी आता है वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिकली थोड़ा डिफरेंस होता है बट वैसे जनरली हम एक ही ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है? अब उल्टा है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, जोड़ने का मतलब एनायन बनाना है। आयन इस बार भी बनाना है आपको, पिछली बार इलेक्ट्रॉन निकालना था, इस बार इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में इलेक्ट्रॉन एडिंग प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जो एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव बोलते हैं हम। तो डेफिनेशन क्या होगा? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और अब्सॉर्ब भी हो सकती है, जरूर नहीं हमेशा रिलीज ही हो, रिलीज और एब्जॉर्ब ऑन एडिशन of electron in
outermost shell of an isolated neutral gaseous atom is known as electron affinity. अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब भी हो सकती है ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये रेयर केसेस हैं, एब्जॉर्ब रेयर होती है, मोस्टली रिलीज ही होती है, इसलिए रिलीज ज्यादा पढ़ते हो आप। तो रिलीज और एब्जॉर्ब ऑन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ केसेस जो हैं, अगर ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, बिकॉज न्यूट्रल एटम लिया आपने, तो न्यूट्रल का मतलब फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम। अब अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन किसी न्यूट्रल एटम में आप ऐड करते हो, तो मोस्ट ऑफ केसेस जितने भी एलिमेंट लोगे, तो आपकी जो होगी मोस्टली एनर्जी रिलीज्ड इन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, मोस्टली एनर्जी रिलीज्ड होती है। तो इसलिए मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए मोस्टली जो होता है ये एनर्जी रिलीज होता है, तो उसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो मोस्टली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये। तो जितने भी एलिमेंट हैं, तो मोस्टली कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जैसे एग्जांपल इवन हम जो है किसका, सोडियम का ले लें, चाहे क्लोरीन का ले लें। जैसे हम लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन आइसोलेटेड एटम गैसियस ले लो, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करो आप, तो ऐड करोगे तो एनाइन बन जाएगा, और एनाइन बन जाएगा तो साथ में एनर्जी रिलीज होगी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, ये एनर्जी, तो इसको अलग से मैं लिखना चाहूं तो ये क्या करेंगे, इधर से रिएक्टेंट साइड देखोगे तो इधर लाओगे तो -I दिखेगा, -E। ये एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये रिलीज्ड एनर्जी है, इसलिए मैं डेल्टा एच रिएक्शन का लिखना चाहूं तो इस रिएक्शन को आप थर्मोडायनेमिक्स लगा दो, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या एनर्जी रिलीज होती है, इसको रिएक्टेंट साइड लाके देखते हो तो Cl गैसियस, इसी इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 1 इलेक्ट्रॉन एनर्जी इधर लाओ, E Cl नेगेटिव, तो रिएक्टेंट में माइनस एनर्जी हो रही है इसका, तो रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनने में एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए डेल्टा एच रिएक्शन देखें इसका तो नेगेटिव होगा। इसलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होता है, इसलिए उस रिएक्शन का जो एनर्जी रिलीज होता है तो उसको नेगेटिव में दिखाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो नेगेटिव होती है। इलेक्ट्रॉन गेन मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर जो एंथैल्पी या एनर्जी चेंज आ रहा है वो नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब ओनली यहाँ पर रिलीज से है, डेल्टा एच रिएक्शन नेगेटिव आ जाएगा। और इट इज इंपॉर्टेंट, याद रखोगे कि ये क्लोरीन के केस में सबसे हाईएस्ट अमाउंट एनर्जी रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज्ड एनर्जी, हाईएस्ट रिलीज्ड एनर्जी है, हाईएस्ट एनर्जी। तो डेल्टा एच मोस्ट नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच मोस्ट नेगेटिव। इसलिए हम बोलते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा, क्या आंसर दोगे बेटा? क्लोरीन, हीलियम, हाई, हाँ यही बोलो। हीलियम। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है, हीलियम नहीं, हीलियम नहीं, गलत बोल रहे हो आप, हीलियम नहीं, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एग्जाम में आ जाए ये वर्ड, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे आसानी से ऐड किसमें होता है, क्लोरीन में, उसकी पहचान क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी हाईएस्ट रिलीज होगा। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दोनों वर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। तो चाहे आपका हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाए तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आ जाए, आंसर दोगे क्लोरीन, क्लोरीन के केस में आएगा ये हमेशा। अब मोस्टली मैंने क्या बोला था कि मोस्ट ऑफ केसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है। सर बट हम लोग तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन कंसिडर करते हैं अगर देखा जाए तो। मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है बेटा, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो पढ़ ही नहीं रहे हम, अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन, हाँ अभी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं है, अभी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कर रहे हैं हम। एग्जाम में अगर आ जाए मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी है तो क्या आंसर दोगे आप? क्लोरीन। अब मैंने ऊपर लिखा था जैसे मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, तो इसका मतलब रेयरली क्या होती है? इन सम केसेस, इन सम केसेस एनर्जी एब्जॉर्ब इन एडिशन ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन कर दो फर्स्ट। ये कौन से एग्जांपल है जिसमें होगी? जो भी नोबल गैस है, बेरिलियम है, नाइट्रोजन है और मैग्नीशियम है। इन केसेस में नोबल गैसेस कोई सी भी हो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, कोई सी भी नोबल गैस या बेरिलियम, नाइट्रोजन या मैग्नीशियम, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ऐड होना ही नहीं चाहेगा, आपको जबरदस्ती एनर्जी दे करके उसको ऐड करना पड़ेगा जिससे वो अनस्टेबल बनेंगे। तो जैसे मैं केस लेता हूं नोबल गैसेस में नियोन का, देयर इज deliberately I am taking this example chlorine or now I am taking example neon। इसका रीजन है कि ये आपको याद करने एग्जांपल, जैसे नियोन है, नियोन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा मैं तो उल्टा मुझे एनर्जी प्लस देनी पड़ेगी एनर्जी, तब जाके Ne नेगेटिव बनेगा, लेकिन ये काफी हाईली अनस्टेबल होगा। लेकिन प्रोसेस तो हो गया ना। तो इन सम केसेस एनर्जी एब्जॉर्ब, जहां प्रोसेस में एब्जॉर्ब होती है इसका मतलब वो एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी देनी किस किस को पड़ती है याद रखोगे आप? नोबल गैसेस, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। अब आपने नियोन में बेटा ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दिया, ये बन गया, तो ये जो एनर्जी है इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ये एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। लेकिन अब क्या है कि एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है तो ये एनर्जी उल्टा देनी पड़ रही सर म्यूट हो गए आप। सर किसी ने आपको म्यूट कर दिया है। तो मैं यह बात कर रहा था अभी ऊपर, देखो मैं कह रहा था कि क्लोरीन के केस में इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हाईएस्ट रिलीज एनर्जी हुई, हाईएस्ट रिलीज एनर्जी, एनर्जी सबसे ज्यादा निकली, इसलिए डेल्टा एच मोस्ट नेगेटिव था क्लोरीन के केस में। जितनी एनर्जी ज्यादा निकलेगी इसका मतलब सिस्टम उतना स्टेबल बनेगा, Cl नेगेटिव, इसलिए हम कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी। अब सेम बात बेटा नियोन के लिए लगाओ, कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सर दर्द करता है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो अब आ जाओ, देखो इधर ध्यान देना, इसलिए Ne में इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो उल्टा एनर्जी देनी पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहां पर हाईएस्ट एनर्जी रिलीज की बजाय एनर्जी क्या लिखूं अब मैं? एब्जॉर्ब हाईएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है नियोन के केस में। अब हाँ, तो अब ये एब्जॉर्ब होती है तो इसको इधर देखो, दूसरे तरीके से सोचो, गेन एंथैल्पी वाले साइन के साथ। तो अब बेटा मैं इसको लिखूंगा तो मैं इसको थर्मोडायनेमिकली ऐसे लिख सकता हूं ना, एनर्जी ये एब्जॉर्ब हो रही है तो डेल्टा एच रिएक्शन देखो क्या हुआ? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। यस सर और मोस्ट पॉजिटिव हुआ? मोस्ट पॉजिटिव मोस्ट पॉजिटिव। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट पॉजिटिव। जितनी मोस्ट नेगेटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, मोस्ट पॉजिटिव होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी। जब भी आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट पॉजिटिव देख लो तो इसका मतलब जितना ज्यादा पॉजिटिव आता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। जहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो इसको बोलोगे लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला अच्छी तरीके से देखना बेटा। अब मैं आपसे बोल देता हूं, मैं आपसे ये बोलूं, जैसे क्लोरीन किया था आपने,
तो क्लोरीन में क्या लिखा था आपने ऊपर देखो, क्लोरीन के केस में हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या लिखा था? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उल्टा देखना है क्योंकि मोस्ट नेगेटिव थी। अगर मैं यहां पर कह दूं नियोन की, तो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफाइन होना ही नहीं चाहता, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो मोस्ट नेगेटिव की जगह क्या लिख दूंगा अब बेटा मैं? मोस्ट नेगेटिव की जगह एनर्जी निकलने की बजाय देनी पड़ेगी मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ध्यान देना, जहां पर मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाए, मोस्ट नेगेटिव में ज्यादा वैल्यू आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट हो जाएगी। क्या एग्जांपल होगा? क्लोरीन। जहां पर लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाए, तो उसका मतलब मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी। आंसर क्या आएगा? नियोन। तो अब मैं आपसे पूछूं कि हाँ, अगर मैं अब बेटा आपसे पूछूं कि अगर मुझे इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो। ये सबसे अगर मैं बेटा आपसे ये पूछूं, लोअर इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, तो मैं क्या बेटा लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ नियोन, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हाँ सर, आपने बताया कि नियोन का लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। तो सर आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, तो सर नियोन की सबसे कम क्यों? हीलियम की भी तो हो सकती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आईपी जो है लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है। और देखो आईपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ मेरी बात सुनो पहले, सॉरी, आईपी से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ सॉरी सर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आईपी से हम इसको रिलेट नहीं करते। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देयर आर मेनी फैक्टर वी डिसाइड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सर हीलियम क्यों नहीं? क्योंकि हीलियम भी तो ग्रुप पे, हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है कि नोबल गैस जनरल ट्रेंड में, यस नोबल गैसेस में जनरल ट्रेंड में नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी बढ़ती है, शायद घटती है सर, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो नियॉन के साथ ही, क्योंकि वो तो सेंटर में है, मतलब सेंटर में क्या तो सेकंड एलिमेंट तो है। हाँ वो बेटा वो वाले कंसेप्ट यहाँ नहीं लगाएंगे। ऐसे तो क्लोरीन भी तो सेंटर में है। यस क्लोरीन भी कहाँ है? सेंटर में। इसलिए वो इसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करते हैं। इसलिए आप ऐसे आपको ये है, इसमें बहुत सारे फैक्टर डिसाइड करते हैं। तो मैं वी विल गो विद द प्रैक्टिकल वैल्यू, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है, वी विल गो विद द एक्सपेरिमेंटल डेटा। दैट्स व्हाई यू आर रिकमेंडेड टू ऑलवेज लर्न। अगर आपसे पूछा जाए इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन क्या आंसर दोगे आप? क्लोरीन लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ, लोवेस्ट क्लोरीन एंड लोवेस्ट फॉर नियॉन। नियॉन, हीलियम नहीं देंगे। ज्यादातर हमारे दिमाग में आता है कि हम हीलियम देंगे, है ना? यस सर, लेकिन वो नहीं देना बेटा। अच्छा अब मैं अब मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग कर लेता हूं आपसे। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या आंसर दोगे बेटा? दोनों सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, की आवाज नहीं आ रही थी सर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? मोस्टली एक्सोथर्मिक, दोनों है। रेयर केसेस में एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक डिपेंड करेगा। हाँ डिपेंड करेगा। एक्सीलेंट आंसर कि मोस्ट ऑफ केसेस में क्या है, लेकिन नियॉन में एंडोथर्मिक, नियॉन के केस में एंडोथर्मिक हो जाता है, जबकि नियॉन नहीं, सारे केसेस में नोबल गैसेस पर नॉट ओनली नियॉन बेटा, नोबल गैसेस। बेटा मेरी आवाज नहीं वो बाकी को आ रही है, आपका थोड़ा वो कनेक्शन देखो आप उधर। मैं ये कह रहा हूँ कि नोबल गैसेस जो है सिर्फ नियॉन नहीं देंगे हम। नियॉन के साथ साथ देखो मैंने कितने लिखाए हैं। नोबल गैसेस बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, इन केसेस के अंदर एंडोथर्मिक होगा। क्लियर? वन थिंग मोर, जब भी आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव स्पीशीज में दोबारा रिपीट कर दीजिए सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। ये मैंने लिखा है ना, ये लिखा हुआ था मैंने ये कि आपका सिर्फ नियॉन नहीं बोलेंगे हम एंडोथर्मिक। मैंने ये बोला नॉट ओनली नियॉन, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। बेरिलियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम,
हाँ, इन इन केसेस सब के के लिए अंदर एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। ओके सर, थैंक यू और सर। बाकी जितने भी होंगे उन सब के अंदर एक्सोथर्मिक होगा। और वन थिंग और, कि जब भी आपका नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा, नेगेटिव में, वो ऑलवेज रिपेल करेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन मतलब एनायन, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक मतलब लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। एनाइन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होगी। सिंपल है, जैसे देखो ऑक्सीजन है, मान लो ओ नेगेटिव बनाना है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो आप, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, तो अब क्या होगा बेटा, देखो ओ नेगेटिव में नेगेटिव ऐड करना रिपेल करेगा, तो उल्टा अनस्टेबल है, जहां भी अनस्टेबल बना दिया आपने, तो इसका मतलब एनर्जी फिर देनी पड़ेगी। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। बजाय इसके देखो, अगर ओ में इलेक्ट्रॉन ऐड करते आप तो ओ नेगेटिव बनता, ओ में इलेक्ट्रॉन तब एनर्जी रिलीज होती। ये सपोज E1 है, ये E2 है, तो अगर मैं ओवरऑल बनाऊं तो देखो ये E1 है, तो ये तो पहला प्रोसेस तो हो गया एक्सोथर्मिक। लेकिन जब कभी भी नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा, हीट देनी पड़ेगी आपको। ओवरऑल जो है E2 ग्रेटर देन E1 है, तो ओवरऑल O से अगर O2 नेगेटिव बनाना है तो ये फिर देखो E2 ग्रेटर देन है, इसलिए एंडोथर्मिक होगा। तो नेगेटिव स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है। बस एक और तरीका बता सकता हूं मैं तुम्हें, कि जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट होता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो होती है। ऐसे भी बोल सकते हो आप। क्या मैंने एक हिंट और दिया आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखने के लिए? मैंने ये बोला बेटा देखो, मैंने एक और मैंने आपको हिंट दिया है कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी है, इजिली हो रहा है, तो इसका मतलब हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी। अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट है, प्रोसेस आपका डिफिकल्ट आ रहा है, देन आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो हो जाएगा। जैसे मान लो कोई स्पीसीज है, एक मैंने लिख लिया एक्स पॉजिटिव, एक लिख लिया एक्स और एक लिख लिया एक्स नेगेटिव। इन तीनों स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट किसकी होगी और लोवेस्ट किसकी होगी बेटा, बताओ जरा। मेरे पास तीन स्पीसीज हैं, एक्स पॉजिटिव, एक्स और एक्स नेगेटिव। मैं आपसे पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट किसका होगा और लोवेस्ट किसका होगा? सर एक्स पॉजिटिव का हाईएस्ट एक्स हाईएस्ट, का होगा और एक्स नेगेटिव का लोवेस्ट होगा। एक्स नेगेटिव का लोवेस्ट होगा। बिल्कुल सही है। अब यस इलेक्ट्रॉन सर। सबसे इजीली किस में ऐड होगा? देखो सबसे इजीली एक्स ऐड किस पॉजिटिव में में। होगा? कैटायन में। एक्स एक्स पॉजिटिव में। पॉजिटिव में, जो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इजीली। और नेगेटिव में ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, जल्दी इजीली ऐड नहीं होगा। तो इसका मतलब हाईएस्ट किसका हो गया? अब इसका मतलब एक्स पॉजिटिव की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी। और एक्स नेगेटिव का हाईएस्ट की बजाय लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर बेटा? अब मैं आपको क्या है कि पूरा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, क्योंकि डेटाबेस है तो आप डेटाबेस पे साइज वाइज के चक्कर में मत फंसना। ये एक टेबल दे रहा हूं, इस टेबल के डेटा को याद करना, मतलब एक ट्रेंड को याद करना। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी जनरली, अगर इन जनरल, इन जनरल अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम में, इन जनरल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होगी, टॉप टू बॉटम जाओगे तो जैसा आईपी में होता है। लेकिन इन जनरल है, बहुत सारे एक्सेप्शन है, इसमें भी हम देखेंगे। बट इन जनरल के साथ साथ देखते हैं, देखो हमारे पास ये मेंबर है बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इन जनरल हम कहते हैं इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो आपकी इंक्रीज होगी। बट अब मैं आपको एक्सेप्शन बताता हूं कि इनमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम किसकी होगी, जो जो एंडोथर्मिक प्रोसेस देंगे वो कम होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन कौन देगा बेटा, देखो इसमें जो जो एंडोथर्मिक होगा उनका एक्सेप्शनली कम हो जाएगी। तो नियोन, नोबल गैस आ गई, सबसे कम आ गई नोबल गैस। नाइट्रोजन, बेरिलियम, ये इधर आ जाएंगे, नियोन, नाइट्रोजन, बेरिलियम। अब देखो, अब आपके लिए बहुत इजी हो गया। सेकंड ऑर्डर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ, सबसे कम किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे कम किसकी सेकंड पीरियड में बेटा, नियोन, नियोन की सबसे कम। नियॉन, यस उससे बाद किसकी, उसके बाद फ्लोरीन, उसके नहीं नाइट्रोजन उसके बेटा, बाद नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, यहाँ आ गया, नाइट्रोजन, यस यहाँ आ गया, इधर नाइट्रोजन, देखो, नाइट्रोजन। यस नाइट्रोजन, नाइट्रोजन उसके के बाद बाद देखो, नाइट्रोजन के बाद देखो बेरिलियम। बेरिलियम। तो ये ऑर्डर आ गया आपका, नियोन, नियोन से ज्यादा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा लिथियम, फिर बाकी बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये ऑर्डर आएगा। दूसरी बात, इन थ्री एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम क्यों है, क्योंकि उल्टा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इन तीनों की, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है। ये बाकी सबकी जो है, इसकी, 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 इसकी और इसकी, इनकी बाकी जो रहेगी इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। तो इस ऑर्डर को बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा फिर अगर ये काम कर लिया आप लोगों ने। दूसरी बात देखो, नेक्स्ट पीरियड जो पूछा जाता है आपसे वो है आपका लिथियम के नीचे क्या आता है, सोडियम वाला। तो सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। जनरल ट्रेंड ये है, इधर से इधर इंक्रीज होगा। फिर जो एक्सेप्शन है वो ब्रेक करो, तो इसमें जो एक्सेप्शन आएगा फिर ये नोबल गैस, ये नोबल गैस आ जाएगी, नोबल गैस सबसे कम। फिर नोबल गैस के बाद मैग्नीशियम इधर आ जाएगी। यहाँ नाइट्रोजन जैसे नीचे गया था ना, यहाँ नाइट्रोजन नीचे नहीं जाएगा, जैसा फास्फोरस नहीं होगा, फास्फोरस बस एक प्लेस पीछे जाएगा यहाँ। इसका मतलब ये यहाँ आ गया आर्गन, फिर आ गया आपका मैग्नीशियम, और यहाँ आ जाएगा आपका फास्फोरस। तो देखो अब ऑर्डर क्या हुआ बेटा, थर्ड पीरियड का ऑर्डर देखो आपका क्या हुआ, सबसे कम किसकी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सुन रहे हो बेटा, मेरी आवाज आ रही है, हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, हाँ तो बताओ बेटा, थर्ड पीरियड में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी, आर्गन। आर्गन, उसके बाद किसकी होगी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद किसकी होगी सोडियम। सोडियम, सोडियम, उसके बाद किसकी होगी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद फॉस्फोरस, हाँ फास्फोरस आएगा, फास्फोरस सिर्फ एक प्लेस पीछे आता है। उसके बाद सल्फर, सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन। क्लियर? तो इसमें भी क्या है कि ये जो दो है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव है। तो टोटल पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में नोबल गैसेज नाइट्रोजन, बेरिलियम और मैग्नीशियम आएंगे आपके, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। ऊपर से नीचे भी देखते हैं, देखो अपने जनरली डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप इन जनरल तो हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन फिर भी एक्सेप्शंस हैं। देखो जहां जहां ज्यादा है वहां देख लेते हैं हम, जैसे फ्लोरीन वाला केस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहां पर ऊपर से नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए, इस हिसाब से फ्लोरीन से कम होनी चाहिए क्लोरीन की, बट फ्लोरीन की यहां आएगी मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी देखो 7 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, स्मॉल साइज है,
स्मॉल साइज में 7 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लोअर देन दैट ऑफ क्लोरीन। क्यों? ड्यू टू compact size of fluorine. difficulty in addition of electron in small fluorine which have already 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑलरेडी छोटे से साइज में 7 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, इसलिए फ्लोरीन से क्लोरीन कम हो जाता है। तो बताओ बेटा अब यहाँ क्या ऑर्डर हो गया? Chlorine. यहाँ क्या ऑर्डर? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्लोरीन, फिर Fluorine. क्लोरीन, फिर Bromine. ब्रोमीन, फिर फिर iodine. आयोडीन। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा देखूं, ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, होता है, छोड़ दो। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कॉम्पैक्ट साइज है, छोटा साइज है, ये कम होगी। तो ये तो इतनी ज्यादा कम हो जाती है कि बिल्कुल नीचे आ जाता है। ये अपनी फैमिली में ऑक्सीजन जो होगा बिल्कुल डाउन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन फैमिली में देखो हाईएस्ट किसकी आई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? फिर Sulfur. देखोगे तो क्या ऑर्डर आया? देखो सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम और सबसे कम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन 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 फैमिली में ऑक्सीजन की मिनिमम, सल्फर की मैक्सिमम। तो आप देख रहे हो इधर भी क्लोरीन ज्यादा आ रहा है और इधर भी देखो कौन ज्यादा आ रहा था? क्लोरीन। दैट्स वाई दोबारा अगेन आई एम अगेन रिपीटिंग, अगर आपसे ये पूछा जाए, इफ वन आस्क यू which element has highest electron affinity, what will be your answer? Chlorine. Highest electron affinity पूरी periodic table, क्लोरीन देना बेटा, क्लोरीन, क्लोरीन। and lowest electron affinity? Neon. नियोन देना बेटा, नियोन। साइज वाइज के चक्कर में मत फंसना, डायरेक्ट याद करना है क्योंकि डेटाबेस है। मैं ये पूछूं कि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन, क्या आंसर दोगे बेटा? चाल्कोजन फैमिली में सल्फर आ जाएगा, सल्फर। हाईएस्ट की बजाय लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन? Oxygen. ऑक्सीजन दे दोगे ना, ऑक्सीजन। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से करना, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन चाल्कोजन, तो आ जाएगा ऑक्सीजन। एट द एंड ऑफ टॉपिक में दो चीजें और एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं कि अगर अभी आप किसी बच्चे ने क्वेश्चन भी राइज किया था, सर उसका आईपी इतना है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे क्यों आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आईपी वैल्यू इज द डिफरेंट थिंग। देखो पहला नोट नंबर 1 बताता हूं मैं, नोट 1। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA और -5/2 RT के इक्वल होता है। अगर आप टेम्परेचर 0 केल्विन लोगे, एट 0 केल्विन, तो T केल्विन 0 हो जाएगा। एट 0 केल्विन तो T कितना हो जाएगा? 0। तो ये 5/2 RT 0 हो जाएगा। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की मैथमेटिकल वैल्यू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल आती है। AE का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसलिए जनरली हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू सेम ले लेते हैं, बट ये 0 केल्विन पे होता है। अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो ये रिलेशन देना, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, E इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जनरली साइन अपोजिट करते हैं। देखो जैसे मैंने बोला था क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट है, तो ये हाईएस्ट है तो माइनस इधर ले जाओ, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या आ जाएगी? मोस्ट नेगेटिव। ये रीजन था, मैथमेटिकली ये रीजन था। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाईएस्ट तो माइनस इधर ले जाओ, तो माइनस में डेल्टा EGH हाईएस्ट मतलब मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लोवेस्ट मैंने बोला था नियोन में, ये वैल्यू लोवेस्ट होगी नियोन में। ये वैल्यू लोवेस्ट अगर आई तो वैल्यू लोवेस्ट हो जाएगी। तो अगर ये साइन चला जाओगे तो माइनस में लोवेस्ट मतलब -0 होता हुआ पॉजिटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करेंगे। एक्चुअल में उसका मीनिंग ये होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 ही मान के चलो आप नोबल गैसेस की,
नोबल में इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होता। दूसरा पॉइंट, आईपी के साथ कैसे रिलेट करें फिर? नोट नंबर 2 देखो, सपोज मैंने कोई स्पीसीज ली, एक्स स्पीसीज ली गैसियस, एक्स स्पीसीज गैसियस को मैंने एनर्जी दी। अब मैंने एनर्जी देके एक कैटायन बनाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, सपोज एक्स की गैसियस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात क्या की मैंने, इसी रिएक्शन को उल्टा लिख लिया, सेम रिएक्शन को उल्टा लिख देता हूं, एक्स पॉजिटिव गैसियस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो सेम प्रोसेस उल्टा लिख दूंगा तो यही तो आएगा, एक्स गैसियस प्लस ई। अब ई की वैल्यू सपोज मैं कह देता हूं एक्स है, एक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट या एक्स किलो जूल पर मोल है, तो वैल्यू इसलिए डेल्टा एच। अब ये मुझे बताओ कि ये जो ई है ये क्या है? ये ई एनर्जी देनी पड़ रही है ना, यही एक्स को, एक्स किलो जूल, तो डेल्टा एच ऊपर वाली रिएक्शन का निकालूंगा तो डेल्टा एक्स प्लस मतलब ऐड करना पड़ रहा है रिएक्टेंट में, प्लस एक्स किलो जूल आया पर मोल। अब इस केस में इसी रिएक्शन को जब उल्टा कर देते तो साइन अपोजिट हो जाता है, तो मतलब ई इधर आ गया, तो है तो वही वैल्यू डेल्टा एच रिएक्शन, इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस में आएगा, तो मैं कहूंगा माइनस है तो ये भी एक्स ही। फर्क ये हो जाएगा कि जब रिएक्शन को पलट देते हो तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस एक्स किलो जूल है तो ये माइनस एक्स किलो जूल है, वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन अपोजिट हो गया, रिएक्शन उल्टा लिखने पर वैल्यू सेम आती है और जो है साइन चेंज हो जाता है। अब जरा मुझे बेटा बताओ सर कि इसका मतलब तो ये ये हुआ ना कि पहली वाली रिएक्शन में हम लोग को ज्यादा एनर्जी लग रही है, फिर जब वो आयन में चेंज हो गया तो कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जा रहा है ना? मतलब सर मतलब पहली वाली रिएक्शन में आपने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, मतलब एनर्जी देनी पड़ रही है हाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड हाँ करने के लिए, फिर जब वो कैटायन बन गया हाँ, तो पहले पहले में बन गया, अब कैटायन में वापस इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उतनी एनर्जी वापस निकल जाएगी, लेकिन वैल्यू तो सेम आएगी ना। अब हम क्या, अब किसको आईपी बोले और किसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोले प्रोसेस को? देखो आप, ये जो इस रिएक्शन में है, ये रिएक्शन आईपी को रिप्रेजेंट कर रहा है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को? ऊपर वाला बाय डेफिनेशन बताओ ना, बाय डेफिनेशन क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिएक्शन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इनमें एक प्रोसेस आयोनाइजेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक प्रोसेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रोसेस कर रहा है, तो मुझे आपको ये बताना है कि ऊपर वाली रिएक्शन किसको शो कर रही है? तो ऊपर वाली आईपी होगी, आईपी है क्योंकि कैटायन बना रहे हो, है ना, और एनर्जी दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो जो एनर्जी होती है आईपी होती है, और यहां पर इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हो तो ये वाली क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, तो ये जो ई है इसका मतलब ये आईपी वैल्यू है, तो ऊपर वाले केस में ये आईपी वैल्यू, लेकिन ध्यान देना आईपी वैल्यू है किसकी बेटा ये, या फर्स्ट आईपी है, सपोज फर्स्ट आईपी किसका है ये, एक्स एक्स का, जी। एक्स में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो एक्स का है ना, तो फर्स्ट आईपी ऑफ एक्स, और ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये जो एनर्जी कह रहे हो आप ये वाली, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ गई, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है किसकी बेटा? देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्स जी किसकी है, प्लस इलेक्ट्रॉन एक्स पॉजिटिव की, एक्स पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स पॉजिटिव, तो इसका मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या निकला, एक्स का आईपी वैल्यू एक्स पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है। एक्स का आईपी वैल्यू एक्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर नहीं होता, ऑप्शन होगा एक्स का आईपी वैल्यू, लेकिन एक्स पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू वो आपस में बराबर होती है, तो दोनों बराबर क्या चीज है यहां पर, मैं क्या लिख रहा हूं कि आईपी फर्स्ट ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एक्स पॉजिटिव। इसलिए ध्यान रखना किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज का आईपी वैल्यू उसके कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इक्वल होता है, सो आईपी वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ
इट्स कैटायन। ये चीज ध्यान रखनी, ऐसे रिलेट होती है ये एनर्जीज, आप थर्मोडायनेमिक्स के रिलेशन से रिलेट कर सकते हो। क्लियर बेटा? किसी को डाउट? लास्ट वाले पॉइंट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आईपी वैल्यू किसी भी एलिमेंट की अपने के ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर नहीं होती, अपने के कैटायन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बराबर होता है, जो हमने रिएक्शन से अभी चेक किया, क्रॉस चेक किया है हमने। क्लियर? सर तो दैट्स ऑल अबाउट। हाँ बोलो। सर लोएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब यही हुआ ना कि हम लोग को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बिल्कुल लिए। सही, बिल्कुल 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 सही बेटा। और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। नेगेटिव साइन की वजह से थोड़ा सा वो हो जा रहा है। हाँ, इसलिए नेगेटिव सोचो ही मत ना, इसलिए मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव में ज्यादा मैंने उलझाया ही नहीं। मैं आपको सीधा बोल गया, मैंने कहा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो हो जाएगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगी। एक ये चीज बताई। दूसरा क्या बताएगा, अगर इजिली ऐड हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगी, और इजिली ऐड नहीं होगा इलेक्ट्रॉन तो लो हो जाएगी। जैसे मैंने एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव का एग्जांपल दिया था, तो इजिली किस में ऐड होगा इलेक्ट्रॉन? एक्स पॉजिटिव में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई हो जाएगी, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एक्स नेगेटिव में लो हो जाएगी। और जहां हाई होता है वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक, और जहां लो होता है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक। आपने बोला ही अभी, ये बात बोली है आपने खुद ही कि सर एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो फिर वो जो होगा लो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप एंडो से याद रखो, एंडोथर्मिक है तो लो, या लो है तो एंडोथर्मिक, हाई है तो एक्सोथर्मिक। सर इसमें 1 और 2 नहीं होता है? नहीं, इसमें 1 और 2 का रिक्वायरमेंट नहीं है, आईपी में देखना है 1 और 2। ठीक है? 1 और 2 तो अपने आप ही हो गया ना। जैसे मैं कह दूं कि आपको देखो 1 और 2 वाले ऐसे क्वेश्चन अपने दिमाग से अपने आप सोल्व करो। 1 2 का मतलब यही तो कह रहे हो आप यही तो बोल रहे हो। देखो ये आ गया एक्स, इससे बना लिया मैंने एक्स नेगेटिव। अब और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो X2 नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी ज्यादा होगी, यहां ज्यादा होगी या यहां ज्यादा होगी? पहले वाले में ज्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि पहले में ऐड हो जाएगा, दूसरे में तो इलेक्ट्रॉन ऐड होना डिफिकल्ट हो जाएगा, नेगेटिव में रिपल्सन होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ हाई इलेक्ट्रॉन, ये सपोज E1, ये सपोज E2, तो E1 जो होगी वो हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और E2 क्योंकि ये एक्सोथर्मिक होगी। लेकिन नेगेटिव में नेगेटिव, तो E2 तो ऑलवेज क्या है, एंडोथर्मिक, लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात घूम फिर के उसी कॉन्सेप्ट पे ले आओ आप जो आपने सीखा है, एंडोथर्मिक। लो का मतलब क्या हो गया, एंडोथर्मिक। इसमें देनी पड़ेगी, उसमें लगेगी। अब वैल्यू कितनी होगी ये हमें पता नहीं लग पाएगा, ये प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। लेकिन ये तो बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ एक्स की ज्यादा है, एक्स नेगेटिव के कंपेरिजन। क्लियर? यस सर। Yes, sir. Okay beta, this is all about today class. See you very soon for next lesson. Thank you. कोई स्टूडेंट लेफ्ट मत करना। Thank you हाँ, so बोलो। much, sir.